क्या रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर सोसाइटी की प्रबंध समिति में शामिल हो सकता है? फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे चैनल रियलिटी ऑफ ए रियल्टर सपनों का सौदागर में आपका स्वागत है। राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज से आपका परिचय कराने के क्रम में इसकी 10वीं कड़ी में आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिल्डर, डेवलपर, प्रोमोटर, रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रबंध समिति का सदस्य बन सकता है या नहीं। फ्रेंड्स, सवाल यह उठता है कि संबंधित सोसाइटी में रहने वाले रियल एस्टेट व्यवसायी को उसी सोसाइटी की प्रबंध समिति में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। इससे हमारे आगामी वीडियो और फ्लैट, अपार्टमेंट एवं जमीन मालिकों के अधिकार की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो आइए चर्चा करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रबंध समिति में बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर कंपनी के कर्मचारी, रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर शामिल हो सकते हैं या नहीं। अधिकतर राज्यों में मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आमतौर पर सोसाइटी के भीतर फ्लैटों को किराए पर देने, सबलेट करने और बेचने में शामिल लोगों को समिति का सदस्य बनने से अयोग्य ठहराता है। लेकिन क्या राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 में भी ऐसी प्रावधान किया गया है? आइए पहले इस पर विचार करें कि परियोजना के प्रोमाइटर या रियल एस्टेट व्यवसायी को उसी सोसाइटी की प्रबंध समिति में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी ब्रोकर या सलाहकार को किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति का सदस्य नहीं हो चाहिए। नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें सोसाइटी के भीतर फ्लैटों या दुकानों की बिक्री या किराए पर दलाली का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इसे ऐसे समझें, एक रियल एस्टेट एजेंट खरीदार और प्रमोटर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक प्रमोटर किसी इमारत के निर्माण या उसे अपार्टमेंट में बदलने या बिक्री के लिए प्लॉट विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर वह सोसाइटी की प्रबंध समिति में शामिल होगा, तब पहले अपने अपार्टमेंट और प्लॉट बेचने को प्राथमिकता देगा। वह कभी भी अपार्टमेंट और प्लॉट मालिकों के फायदे के बारे में नहीं सोचेगा। अपनी हर योजना में वह अपना लाभ ही देखेगा। समिति के किसी भी सदस्य को सोसाइटी के भीतर फ्लैटों या किराए की दलाली भी नहीं करनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी के भीतर केवल अपार्टमेंट मालिकों को ही आम तौर पर समिति के चुनावों में खड़े होने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार होता है। जिन लोगों ने सोसाइटी में निवेश किया है, उनका इसके शासन और प्रबंधन में सीधी भागीदारी से ही अपार्टमेंट, फ्लैट और मकान मालिकों के हितों की रक्षा हो सकती है और सामूहिक प्रयास से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि किराएदार सोसाइटी के मूल्यवान सदस्य होते हुए भी आमतौर पर समिति के पदों के लिए पात्र नहीं होते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस संबंध में राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 में क्या प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट एजेंट या फ्लैटों या किराए की दलाली करने वाला अगर सोसाइटी का सदस्य है तो प्रबंध समिति में शामिल हो सकता है। अगर रियल एस्टेट एजेंट सोसाइटी की प्रबंध समिति में शामिल हो सकता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? उसे इसके लिए क्या करना चाहिए? रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का कोई सदस्य अगर रियल एस्टेट एजेंट है तो यह उसका धंधा है, उसका व्यवसाय है, जिसे वह बंद नहीं कर सकता। इसलिए यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे प्रबंधन समिति को लिखित पत्र देना चाहिए कि वह इसके लिए तैयार है कि सोसाइटी के अंदर फ्लैट बेचने या किराए पर देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलाली का कार्य नहीं करेगा। इसके लिए प्रबंध समिति से उसे सहमति पत्र लेना चाहिए। वह दूसरी सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट का कार्य कर सकता है, लेकिन जिस सोसाइटी का वह अध्यक्ष या सचिव बनता है, वहां उसे फ्लैट बेचने, खरीदने या किराए पर देने का कार्य बंद कर देना चाहिए। नहीं तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। मित्रों, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनर्स मॉडल बायलॉज 2020 में दिए गए प्रावधानों की जानकारी देने के लिए हमारी श्रृंखला जारी रहेगी।
आप हमारे चैनल रियलिटी ऑफ ए रियल्टर सपनों का सौदागर से जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार।